नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री को हम लोग सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं और इस क्रम में हम लोग 9 अध्याय में बांट के केमिस्ट्री को समझने का प्रयास कर रहे हैं। टोटल 8 चैप्टर से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया गया है। चैप्टर 9 का जो पार्ट 1 है वो भी अपलोड कर दिया गया है और जिसमें हम लोग कार्बन के बारे में कुछ समझने का प्रयास कर रहे थे, जैसे कार्बन का अपर रूप हो गया या कार्बन के तत्वों के रूप में क्या विशेषता है, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किए थे। फंक्शनल ग्रुप को भी हम लोग यहाँ पे पिछला वीडियो में समझे थे। पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया गया था या डिटेल से हम लोग दूसरा चैप्टर में पढ़े थे कि यौगिक क्या होता है, तो तत्वों के मिलन, क्योंकि कार्बन एक क्या है, तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। तो यौगिक क्या होता है, जो तत्व होते हैं वो निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं तो यौगिक बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड देख सकते हैं या आपका H2O देख सकते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड देख सकते हैं। ये फिक्स रेशियो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में 1:2 का है, जल में 2:1 का है, कार्बन मोनोऑक्साइड में 1:1 का है। तो अगर ये अनुपात अगर बदल दीजिएगा तो यौगिक भी आपका बदल जाता है। तो कार्बन जो है वो आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि 1 करोड़ से ज़्यादा यौगिक के रूप में या पदार्थ में कार्बन का अंश जो है वो मिलता है। तो कार्बन इतने तत्वों के साथ अलग अलग यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उनके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण तत्व हैं या यौगिक हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो यौगिक यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ रहे हैं। टॉप वर्सेस डिटर्जेंट, कि आपका साबुन जो है वो कैसे बनता है और अपमार्जक जो है वो कैसे बनता है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो साबुन को कैसे निर्माण किया जाता है उसको पढ़ने से पहले या उसको समझने से पहले दो चीज़ आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। ये पिछला वीडियो में भी हम लोग देख चुके थे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अगर आप देख रहे होंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ जो अटैच रहता है एल्किल समूह में वो कौन रहता है, COOH। ये चीज आपको याद रखना है, अभी साबुन के निर्माण में इसका प्रयोग होगा। दूसरा चीज आपको पता होगा कि वसा जो होता है वो ऊर्जा का स्रोत होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है। अब ये जो फैट होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बनता है। ग्लिसरॉल जो कि C3H8O3 होता है। फैटी एसिड, अगर हम कहें कि फैटी एसिड क्या होता है, तो जो उच्च श्रृंखला वाली, सीधी श्रृंखला वाली, उच्च कहने का मतलब क्या हो गया, कार्बन का संख्या को बोल रहा है। जैसे कार्बन की संख्या 12 से लेके 20 है, मतलब कार्बन का संख्या ज्यादा रहना चाहिए। और उस तरह का अगर फंक्शनल ग्रुप एल्किल समूह में क्या जुटा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड जुटा हुआ हो, तो उसको हम लोग वसा अम्ल या फैटी एसिड कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है स्टेरिक एसिड या ऑलिक एसिड, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टेरिक एसिड में कार्बन की संख्या कितना है, 17 है। ओलिक एसिड में भी कार्बन की संख्या 17 है। साथ ही साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी यहाँ पे अटैच है। तो इस तरह से ये जो वसा अम्ल होगा इसको हम लोग फैटी एसिड या वसा अम्ल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो दो चीज उम्मीद है आपको पता चल गया होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH होता है और फैटी एसिड जो होता है और ग्लिसरॉल जो होता है, दोनों से मिलके फैट का निर्माण होता है। अब आगे हम लोग यहाँ समझते हैं कि साबुन बनता कैसा है। तो जैसा कि पता है, फैट यानी वसा जो है वो जहाँ पे भी मिलेगा उसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रहेगा। तो वेजिटेबल ऑयल हो गया या जहाँ पे भी वसा है उसमें हम क्या कर देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को उसके साथ गर्म कर देंगे, या इसके जगह में आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह से जो हमको मिलेगा वो मिलेगा साबुन और प्लस ग्लिसरॉल, क्योंकि पता होगा कि ग्लिसरॉल जो रहता है वो फैट में मौजूद रहता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो इसी तरह से साबुन और ग्लिसरॉल बनता है और इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं साबुनीकरण। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है कार्बन का उच्च श्रृंखला वाला है जिसको हम लोग पुछल्ला या टेल के नाम से जानते हैं। और जो ये आयनिक भाग है जिसमें सोडियम अटैच हो गया है इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या पोटेशियम भी हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप गर्म कीजिएगा तो यहाँ सोडियम की जगह पोटेशियम हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे COO यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो आयनिक भाग हो गया उसको हम लोग शीर्ष या हेड कहते हैं, और ये जो पीछे वाला भाग हो गया उसको पुछल्ला या टेल कहते हैं। और ये जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, ये जो आपका पदार्थ जो मिल रहा है उसको हम लोग सोडियम एस्टेरेट या सिंपल भाषा में साबुन के नाम से जानते हैं। और इस तरह से हमको साबुन प्राप्त होता है। और यहाँ पे साबुन प्राप्त होता है तो इसके बारे में अब तो जान लिए कि साबुन बनता कैसे है, लेकिन साबुन काम कैसे करता है इसके बारे में आपका क्लास 10 के NCERT में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ बताया गया है कि जो भी हमको मैल होता है या कपड़े में जो भी मैल होते हैं वो सामान्यतः तैलीय होते हैं, यानी तेल का मात्रा उसमें ज़्यादा होता है। जो कि तेल जो होता है वो पानी में अघुलनशील है, वो घुलता नहीं है। तब अब ये घुलता पानी में नहीं है तो कैसे इसको साफ किया जाए,
तो यहाँ पे बताया गया है साबुन के जो अणु होते हैं लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। तो अभी हम लोग देखे थे पोटेशियम भी हो सकता है और सोडियम भी हो सकता है। तो इस तरह से ये उसके लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जो होता है वो जल में घुल जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो सोडियम हो गया या पोटेशियम होगा ये इसका आयनिक भाग है, चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन है। तो ये जो होता है वो कहाँ घुलता है? जल में घुलता है। और जो यहाँ पे कार्बन श्रृंखला जो है वो तेल में घुल जाता है। तो ये जो कार्बन श्रृंखला यहाँ लंबा श्रृंखला जो दिया है वो कहाँ पे यहाँ पे घुल जाता है? तो तेल की बूंद में घुल जाता है। तो इस तरह से कार्बन श्रृंखला इसके साथ अटैच हो जाता है तेल के साथ, और जो आयनिक वाला है वो पानी के साथ अटैच हो जाता है। और इस तरह से जो संरचना तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिसेली संरचना। तो आपको पूछा जाएगा मिसेली संरचना कहाँ पे आपको देखने को मिलता है या किस तरह से ये बनता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक चीज और देता है कि इससे पानी में इमल्सन बनता है। एक तरह से आप देखिए कपड़ा में अगर साबुन चलाइएगा या वहाँ पे डिटर्जेंट डालिएगा तो वहाँ पे इमल्सन टाइप का आपको बनता हुआ दिखेगा। तो इमल्सन में होता क्या है उसको आपको थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ यही चीज को यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है कि ये जो होता है दो सिरा होता है जिसको हम लोग हेड और टेल के नाम से बोले। तो हेड जो आयनिक भाग होता है उसको बोलता है जल रागी, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे गए इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो जल रागी होता है और दूसरा जो होता है वो जल विरागी होता है। तो जल रागी जो आयनिक भाग होता है वो किसके साथ जो घुलता है? जल के साथ। और जल विरागी जो कि कार्बन वाला लंबी श्रृंखला है वो किसके साथ घुलेगा? तो ये जो होता है वो तैलीय पदार्थ के साथ घुलता है। और इस तरह से धीरे धीरे ये घुलता है और इसको कपड़े से बाहर निकालने का प्रयास करता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसीलिए कहा जाता है डिटर्जेंट का हम जब प्रयोग करते हैं तो उसको कुछ देरी के लिए, कुछ घंटों के लिए छोड़ना पड़ता है ताकि इस तरह की क्रिया संपन्न हो सके। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग साबुन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो साबुन में भी कुछ इसी तरह से हो जाता है कि कपड़ा को अगर साबुन लगा के कुछ देरी के लिए अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो जल्दी उसमें साफ हो सकता है। तो इस तरह से ये सारा चीज हम लोग देख लिए कि मिसेल क्या होता है, इमल्सन क्या होता है और किस तरह से साबुन कार्य करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है कि कोई एक साबुन है तो उसमें आप देखिएगा कि एक जल में वो बहुत ज्यादा झाग देता है, लेकिन वही साबुन अगर दूसरा जल हो जाता है, कोई ऐसा जल होता है जिसमें झाग नहीं देता। तो इसका कारण क्या है? तो पिछला चैप्टर जब हम लोग अम्ल, क्षार और लवण पढ़ रहे थे तो वहां पे बताया गया था जल की कठोरता के बारे में कि दो प्रकार के जल की कठोरता पाई जाती है। एक को बोलते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको आसानी से उबालकर दूर किया जा सकता है। लेकिन दूसरा जो कठोरता होता है वो परमानेंट होता है, अस्थायी होता है। और इसमें क्या होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और आपके सल्फेट होते हैं। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या पाए जाते हैं? क्लोराइड पाए जाते हैं, सल्फेट पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं, या आपको कुछ दूसरा या तीसरा ऑप्शन भी दे सकता है। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा, कैल्शियम हो सकता है या मैग्नीशियम हो सकता है, लेकिन उसका क्या पाया जाएगा? क्लोराइड या सल्फेट के रूप में वो पाए जाते हैं, और इसको उबालने से दूर नहीं किया जा सकता है। तो आप लोगों को जब वहाँ हम लोग अम्ल, क्षार और लवण पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताया गया था कि इसको दूर करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ साबुन के बारे में पढ़ रहे हैं तो साबुन के बारे में देखते हैं कि साबुन इसमें क्यों काम नहीं करता या झाग क्यों नहीं आता है। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि ये जो है लंबा श्रृंखला है और इसमें सोडियम आयन है। ये सिंपली इसको हम लोग सोडियम स्टेरेट या साबुन के तौर पे जानते हैं। अब यहाँ देखिए कैल्शियम का ये क्या है? क्लोराइड है। तो यहाँ कैल्शियम क्लोराइड जो कि जल में क्या रहते हैं? मौजूद रहते हैं। इससे जो बनेगा वो सोडियम क्लोराइड बनेगा, और साथ ही साथ ये जो बनता है एक प्रोडक्ट जो कि अघुलनशील कैल्शियम स्टेरेट रहता है, जो कि कैल्शियम साबुन यहाँ पे रहता है। ये होता क्या है कि जो कपड़े के रेशे होते हैं उसमें चिपचिपी पदार्थ की तरह ये क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, और इसमें साबुन अच्छी तरह से चल नहीं पाता है और यहाँ पे झाग नहीं दे पाता है। इसलिए कठोर जल में साबुन जो होता है वो काम नहीं करता है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के यहाँ पे क्लोराइड या सल्फेट पाए जाते हैं जो कि चिपचिपा पदार्थ का रूप ले लेता है, और साबुन यहाँ पे झाग नहीं दे पाता है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा, तो आपका एक MCQ यहाँ से सॉल्व हो सकता है। अब दिक्कत ये है कि जब इस तरह का अगर प्रॉब्लम हो कठोर जल में तो हम क्या प्रयोग करें? तो कठोर जल में हम साबुन के जगह में डिटर्जेंट का प्रयोग कर सकते हैं। रीजन क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं कि डिटर्जेंट यानी कि ये जो होता है जो वॉशिंग सोडा के तौर पे अभी हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो पिक्चर दिख रहा है वो वॉशिंग सोडा का है जिसको हम लोग सिंपल भाषा में डिटर्जेंट कर देते हैं। लेकिन अभी देखते हैं वॉशिंग सोडा और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। तो यहाँ पे आपका बोलता है कि डिटर्जेंट जो होता है वो क्या करता है? तो जल्दी पानी में घुल जाता है, क्योंकि ये लिक्विड या पाउडर फॉर्म में रहता है। आप लोगों को पता होगा जैसे यहाँ सर्फ एक्सेल वगैरह दिया गया है तो वो पाउडर फॉर्म में रहता है या लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसलिए बहुत जल्दी घुल जाता है। और घुलने के बाद ये जो कठोर जल होते हैं जिसमें अविलय कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, क्लोराइड या सल्फेट,
याद रखना ये चीज़ को। तो इसके साथ यहाँ पे किसी तरह का कोई लवण बनाते नहीं है और इस तरह से ये खूब जाग जाता है। तो वहाँ जो चिपचिपा पदार्थ बन रहा था, यहाँ पे उस तरह का कोई चिपचिपा पदार्थ डिटर्जेंट में नहीं बनता और इसीलिए यहाँ पे साबुन के जगह में कठोर जल में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है डिटर्जेंट को। अब डिटर्जेंट और वॉशिंग सोडा में अंतर क्या होता है? डिटर्जेंट को हम लोग 100% धोने में, कपड़ा धोने में यूज नहीं करते हैं। वो जो वॉशिंग पाउडर होता है वो डिटर्जेंट का मात्रा मात्र वहाँ से 15 से 30% रहता है, ऐसा यहाँ पे किताब में दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाता है कि चूंकि हम लोग जो डिटर्जेंट खरीदते हैं वो पाउडर फॉर्म में रहता है या लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो पाउडर फॉर्म में जो रहता है उसको ड्राई या सूखा रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? सोडियम सल्फेट। ये चीज़ याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा कि डिटर्जेंट को या वॉशिंग पाउडर को सूखा रखने के लिए, शुष्क रखने के लिए, ताकि उसमें नमी ना आए, क्या हम लोग डालते हैं? तो सोडियम सल्फेट या सोडियम सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अगर वहाँ पे कपड़ा साफ करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो विरंजक गुण आने के लिए इसमें क्या डाला जाता है? तो सोडियम परबोरेट का यूज किया जाता है, जिससे कपड़ा को साफ करने में वो क्या करता है? मदद करता है। तो इस तरह से ये दो चीज़ों का प्रयोग होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से प्रश्न यहाँ से अगर इस टॉपिक से पूछे जाएंगे तो आपको किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। अभी हम लोग आप लोगों को बताया गया कि यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन के यौगिक, यानी कि वैसे जो भी यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसे साबुन और डिटर्जेंट के बारे में देख लिया, वहाँ कार्बन मौजूद था। जो आपका ईंधन होता है, चाहे वो जीवाश्म ईंधन हो, चाहे वो आपका जैव ईंधन हो, बायोडीजल हो, दोनों में कार्बन का मात्रा पाया जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज होते हैं, इसलिए दो कैटेगरी में इसको पढ़ लेते हैं। दोनों का अंतर समझ लीजिए। ये जीवाश्म है यानी जीव का अंश, यानी ये मृत होने के बाद जो ईंधन बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। लेकिन बायोडीजल जो होता है वो आपका जीवित पेड़ पौधा से ही बनता है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कैनोला हो गया, जैट्रोफा हो गया, सैलिकॉर्निया हो गया, ये सब जो जीवित पौधे हैं जो वर्तमान में मौजूद है उसी को यहाँ पे प्रोसेस करके ये डीजल प्राप्त किया जाता है। और ये जो होते हैं पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं, ये किसी तरह का पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसीलिए इसको ग्रीन डीजल के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग जीवाश्म ईंधन जानते हैं कि ये जो होते हैं पर्यावरण में थोड़ा बहुत नुकसान तो पहुंचा, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा भी कोयला को अगर इस तरह से जलाया जाता है तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कोयला जो होता है उसके बारे में पूछ सकता है, या पेट्रोलियम जो होता है वो भी जीवाश्म ईंधन ही है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें कि कोयला में सबसे बेहतर कोयला जो होता है वो क्या होता है? एंथ्रासाइड होता है, सर्वोत्तम कोयला होता है, ये पूछा जाएगा। और उसके बाद बिटुमिनस का नंबर आता है, फिर लिग्नाइट आता है, और सबसे जो खराब कोयला माना जाता है वो पिट होता है। क्यों? क्योंकि ये शुरुआती समय होता है, निर्माणाधीन कोयला होता है, ये पूरी तरह से कोयला के रूप में चेंज नहीं हुआ होता है, इसको और भी समय इस एंथ्रासाइट में आने में लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारा चीज आपको पूछा जाएगा कि सबसे सर्वोत्तम कोयला किसको कहा जाता है? एंथ्रासाइड। और सबसे निम्नतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन है? तो पिट है। इसी प्रकार से कोयला के साथ साथ हम लोग पेट्रोलियम को देखते हैं, ये भी ईंधन का ही एक रूप है। ईंधन क्या होता है? ईंधन से हमको समान रहता है, एक तरह से कहिए जैसे खाद्य पदार्थ से ऊर्जा मिलता है हम मनुष्य को वसा और कार्बोहाइड्रेट से, इसी तरह से कोई भी आपका मशीन हो गया, उसको जो ऊर्जा का आवश्यकता होता है वो उसका पूर्ति हम लोग कहाँ से करते हैं? ईंधन से करते हैं। तो ये ऊर्जा का एक स्रोत होता है। तो इस तरह से यहाँ पे गाड़ी हो गया या बहुत सारा चीज़ हम लोग होते हैं, मशीन चलाते हैं, वो सब सारा चीज़ पेट्रोल डीजल का हम लोग वहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो पेट्रोलियम के बारे में यहाँ पे दिया गया है। पेट्रोलियम को भी दो कैटेगरी में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं क्रूड ऑयल और दूसरा को बोलते हैं नेचुरल गैस। बल्कि नेचुरल गैस जो होता है वो क्रूड ऑयल से ही निकला हुआ रहता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, इसीलिए इसको अलग से हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो क्रूड ऑयल में क्या होता है? सीधे आप जमीन से खोद के जो निकालते हैं, जो कि गाढ़ा रहता है, एकदम पूरा गाढ़ा द्रव लिक्विड के रूप में रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रूड ऑयल के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। प्रभाजी आसवन जो होता है, फ्रिक्शनल डेस्टिलेशन जो होता है, हम लोग पढ़े थे, जिसमें जो टेम्परेचर होता है 10 डिग्री से कम अगर डिफरेंस है जो उनके अव्यय हैं उसको अगर अलग करना हो तो हम लोग फ्रिक्शनल डेस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। ये दूसरा चैप्टर में हम लोग इसको देख चुके हैं। तो इससे हम लोग केरोसिन निकाल सकते हैं, पेट्रोल या डीजल या प्राकृतिक गैस को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। और इसी में एक जो है वो प्राकृतिक गैस है। तो प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये क्या होते हैं? हल्के हाइड्रोकार्बन होते हैं। हल्के कहने का मतलब ये भार से किलोग्राम में नहीं बोल रहा है, ये कार्बन का मात्रा को ले रहा है। जैसे कि यहाँ पे मीथेन हो गया, तो यहाँ पे कितना कार्बन का मात्रा है? 1 हो गया। तो इस तरह से मीथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन या पेंटेन का यूज किया जाता है, मतलब ज़्यादा कार्बन का मात्रा इसमें नहीं रहता है। इसी को हम लोग नेचुरल गैस के रूप में यूज करते हैं, जो कि सीएनजी और एलपीजी अभी हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो ये सब जो होता है आपका नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल यानी पेट्रोल डीजल से ये किस तरह से भिन्न है? तो सबसे बड़ा इसमें अंतर जो आता है, ये प्राकृतिक रूप से स्वच्छतम ईंधन माना जाता है, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थ ये बहुत ज़्यादा, जो कोयला हो गया या आपका
डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, उसके तुलना में बहुत कम प्रदूषक ये फैलाता है और इसीलिए इसको स्वच्छ ईंधन के तौर पे माना जाता है। इसीलिए प्रेफर किया जाता है सीएनजी गैस से संबंधित जो गाड़ी चलते हैं या एलपीजी गैस का प्रयोग हम लोग प्रयोग करने में हम लोग प्रेफर करते हैं। इससे पर्यावरण को कम प्रदूषण होता है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं। सीएनजी गैस होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कंप्रेस मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को आप क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज करके उसको कंप्रेस कर रहे हैं, एक छोटे से आयतन में उसको अवस्थित कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेस, जिसके बारे में पिछले चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं। तो अगर मीथेन गैस को आपका कंप्रेस किया जाए तो वो जो होता है कहलाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसका हम लोग व्यापारिक उपयोग में करते हैं, जैसे कार हो गया, गाड़ी, बहुत सारा जो और भी अलग अलग आपका वाहन हो गया, उसमें हम लोग सीएनजी का प्रयोग करते हैं। तो एक तरह से व्यापारिक प्रयोग इसमें किया जाता है। उसी तरह से घरेलू उपयोग में हम लोग एलपीजी का यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड इसलिए दिया गया है क्योंकि कोई भी चीज़ को प्रेशराइज कीजिएगा तो आपको पता होगा, हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके थे कि गैस है, अगर इसको प्रेशराइज कीजिएगा तो इसके अणु आपस में एक दूसरे से नज़दीक आ जाएंगे और ये जल का रूप ले लेगा। तो इस तरह से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये जो गैस है वो किस फॉर्म में है, एलपीजी के लिक्विफाइड रूप में है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है एलपीजी। अब एलपीजी में किस चीज़ का यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना होगा प्रोपेन और ब्यूटेन। ये बहुत बार पूछा गया है कि एलपीजी गैस में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका जो दुर्गंध होता है बहुत दूर तक फैलता नहीं है और इसीलिए यहाँ पे एक अलग से मरकमटेन नामक दुर्गंध युक्त यौगिक मिला देते हैं, ताकि थोड़ा सा भी लीकेज हो जाए तो लोगों को पता चल जाए और उससे अपना लीकेज को वो बंद कर सकते हैं, तो गैस का लीकेज को वो बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा दुर्गंध युक्त यौगिक क्या मिलाया जाता है, उसका क्या नाम है, तो मरकमटेन इसको मिलाया जाता है। आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखिए गैसोहोल क्या होता है, तो देखिए पेट्रोल जो होता है उसमें हम लोग जब अल्कोहल को मिला देते हैं तो वो गैसोहोल होता है। यहाँ पे लिखा है 90% पेट्रोल होगा जो कि सीसा लेड रहित होता है। लेड जो होता है वो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, भारी धातु के तौर पर इसको हम लोग जानते हैं। और 10% हम अल्कोहल का यूज करते थे। जब आप लोगों को पता होगा हम लोग अधिकतर जो पेट्रोल है वो आयात करते हैं, तो वो आयात का निर्भरता कम करने के लिए भी अल्कोहल को मिलाने का प्रयास यहाँ पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो 10% है वो चेंज होते रहता है, आपका 20% तक इसको करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा चीज़ होता है, तो इसी को हम लोग गैसोहोल कहते हैं, यानी अल्कोहल और पेट्रोल का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग गैसोहोल के नाम से जानते हैं। अल्कोहल को मिलाने से ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है। ऑक्टेन संख्या देखिए यहाँ पे ऑक्टेन संख्या बढ़ेगा तो ऑक्टेन संख्या से क्या लेना देना है, तो जो नॉकिंग होता है गाड़ी में, आप लोग कभी देखे होंगे कि गाड़ी में कुछ आवाज़ करता है, खट खट का जिस तरह से आवाज़ करता है आपका, तो ये जो नॉकिंग होता है जिसको अपस्फोटन हम लोग बोलते हैं, तो ये नॉकिंग नहीं होता है। इसके लिए ऑक्टेन संख्या को ध्यान में रखा जाता है। ज़्यादा ऑक्टेन संख्या का अगर रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा तेल माना जाता है, जिसको हम लोग प्रीमियम तेल बोलते हैं। आप लोग जब पेट्रोल पंप जाते होंगे तो देखते होंगे कि दो तरह का तेल आपको देखने को मिल जाता है कहीं कहीं, एक प्रीमियम होता है, एक नॉर्मल होता है। प्रीमियम में ऑक्टेन संख्या ज़्यादा रहता है, तो जिससे गाड़ी जो होता है अपस्फोटन नहीं होता और वो माइलेज भी थोड़ा सा नॉर्मल के तुलना में ज़्यादा देता है। तो इस तरह का नॉकिंग ना हो इसलिए हम लोग क्या डालते हैं, टेट्रा एथाइल लेड, बेंजीन, टाइलुइन और जाइलिन, इस सब का मिश्रण किया जाता है। तो आपको पूछा जाएगा ऑक्टेन संख्या से क्या होता है, नॉकिंग किसके कारण होता है, ऑक्टेन संख्या ज़्यादा रहेगा तो नॉकिंग ज़्यादा होगा या कम होगा, इस तरह से पूछा जाएगा। या इस तरह का नॉकिंग को रोकने के लिए तेल में क्या डाला जाता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। एक यहाँ पे दिया गया है कि लेड जो होता है वो भारी धातु है और पर्यावरण को ये नुकसान पहुंचाता है, जो कि आपका पेट्रोल में पाया जाता है, लेकिन कोशिश किया जाता है कि पेट्रोल में लेड को अलग कर दिया जाए। अब यहाँ पे दिया गया है ऑटोमोबाइल जो है इथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है ताकि वो एंटी फ्रीज का काम कर सके। देखिए ठंडे प्रदेशों में क्या होगा कि टंकी में हम यहाँ पे तेल डालें, अब पता चला यहाँ तेल जम गया, तो ये तो बहुत दुविधा वाला चीज़ हो जाएगा। इसीलिए ये ठंडे प्रदेशों में ना जमे, इसीलिए यहाँ पे डाला जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। तो इस तरह से ये एंटी फ्रीज का काम करता है। अब हम लोग यहाँ पे अगला जो वीडियो देखेंगे उसमें आप लोगों को बताया जाएगा पॉलीमर के बारे में, क्योंकि पॉलीमर में भी कार्बन का मात्रा रहता है, वो भी एक तरह के कार्बन के यौगिक है। जैसे प्लास्टिक हो गया, टेफ्लॉन हो गया, कांच हो गया, कांच नहीं, इस तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, ये सब सारा चीज़ जो होता है वो बहुलक के अंतर्गत आता है। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।